आ गया जोरावर और इसका मकसद हालात कैसे भी हों दुश्मन का खात्मा। और ये जानकर चीन और पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। दरअसल जोरावर भारत का नया टैंक है जो खास तौर पर लद्दाख और कश्मीर फ्रंट के लिए बनाया गया है। जोरावर टैंक को डबल फ्रंट के लिए गेम चेंजर हथियार कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये चाइना किलर है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये एलएसी का पहरेदार। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, हिमालय पर होने वाली हर चाइनीज साजिश का जवाब है। ये है भारत का सबसे नया टैंक जिसे खास चीन को हराने के लिए बनाया गया है। नाम है जोरावर। जोरावर एक लाइट टैंक है लेकिन नाम में बड़ा भारी भरकम है। जोरावर खास क्यों इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल के मोर्चे पर इसकी जरूरत है? क्यों ये टैंक इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर हथियार बनने जा रहा है? जितने भी सवाल हैं उसका जवाब पूरी डिटेल में मिलेगा। जोरावर हल्के वजन वाला टैंक है जिस पर 2020 के बाद काम शुरू हुआ। इस टैंक को बनाने की वजह इन तस्वीरों में छुपी है। जब 2020 में चीन की सेना ने लद्दाख एलएसी पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया और अब तक भारत और चीन की फौज एलएसी पर आमने सामने खड़ी हुई है। दोनों सेनाओं के बीच 21 राउंड की बात हो चुकी है लेकिन चीन से तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी चाइनीज खतरे से निपटने के लिए डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ मिलकर हल्के वजन वाला टैंक बनाया है ताकि ये हिमालय रेंज के ऊंचे इलाकों में भी ऑपरेट कर सके। यही इसके डिजाइन और इसमें शामिल टेक्नोलॉजी के पीछे बुनियादी जरूरत है। हल्का होने की वजह से जोरावर टैंक T-90 और T-72 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। ये आराम से पहाड़ पर चढ़ सकता है और नदी को पार कर सकता है। जोरावर टैंक 25 टन का है। इसके मुकाबले में T-72 टैंक 46 टन का है जबकि T-90 48 टन का है और अर्जुन टैंक 60 टन का बनाया गया है। यही वजह है कि जोरावर को खास लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। कम वजन होने की वजह से यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आराम से दौड़ेगा। There are three different types of tanks. There are three categories depending on the weight. The heavy tanks, the medium tanks and the light tanks. Each one has got its own role. One is for protection, one is for offense, and these light tanks play a mixed role for both. So if you see in a light tank, there are many players in the world who are making light tanks. जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है जिन्होंने लद्दाख और तिब्बत में कई ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। अभी इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और अगले कुछ सालों तक इसके पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और दलदली इलाकों में ट्रायल होंगे और उसी के बाद नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जोरावर का उत्पादन शुरू होगा। सेना में शामिल करने के लिए 2027 तक का वक्त दिया गया है। भारत की तोप ताकत को बढ़ाने में रूस ने जबरदस्त मदद की है। T-72 से लेकर T-90 तक आज भारत के पास जो भी टैंक हैं, उनमें सोवियत संघ और रूस से की गई डील ही काम आई है। अब भारत ने रूस की टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करके जोरावर तैयार किया है। गौर से देखेंगे तो इसकी चेचिस एक रूसी BMP बख्तरबंद गाड़ी की है जिसके ऊपर टैरेट लगाई गई है। टैरेट टैंक का वो हिस्सा होता है जिसमें मेन गन लगी होती है और इसी जगह बीच में टैंक का गनर और कमांडर भी बैठते हैं।
जोरावर में 105 मिलीमीटर की गन लगी है। इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसका बख्तर काफी मजबूत है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है ताकि दुश्मन के हमले से ये बच सके। इस टैंक में 3 क्रू होंगे, यानी ड्राइवर, गनर और कमांडर। लोडर का काम ऑटोमेटिक रहेगा। जोरावर में ज्यादातर सिस्टम देश में तैयार किए गए हैं, लेकिन इंजन इसमें अमेरिका का फिट किया गया है। इस टैंक की गन 42 डिग्री के एंगल पर भी हमला कर पाएगी, यानी पहाड़ों पर ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को उड़ाने के लिए इसमें हाई एंगल वाली गन लगाई गई है। पहले आर्मेनिया और अजरबैजान और अब यूक्रेन और गाजा में चल रही लड़ाई ने साबित किया है कि टैंक अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहे और उन्हें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ ड्रोन हमलों से भी तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि इन युद्धों से सबक लेते हुए जोरावर में कई नए सिस्टम लगाए गए हैं। इस टैंक को गुजरात के हाजरा में तैयार किया गया है। भारतीय सेना ने शुरुआत में सिर्फ 59 जोरावर टैंकों का ऑर्डर दिया है। बाद में 295 और टैंक खरीदे जाएंगे। जोरावर की टक्कर इस वक्त चीन के मौजूदा हल्के पहाड़ी टैंक ZTQ टाइप 15 से है। चीन का ZTQ टाइप 15 टैंक भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चीन ने इस टैंक को बनाकर यह सिग्नल दे दिया है कि तिब्बत फ्रंट पर वो टैंक वाला युद्ध करने में हिचकिचाएगा नहीं। भारत के 2 पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों से युद्ध की सूरत में ये टैंक ही भारतीय जवानों के पास सबसे बड़ी ताकत होंगे। अब जोरावर के साथ चीन को बड़ा चैलेंज दे दिया गया है। There are the Western tanks, the Russian tanks, Chinese tanks, the Chinese Type 15 tanks, which is right now being deployed. But what is unique of this tank is the weight, as well as the combination of the fundamental parameters of a tank, which is the firepower, mobility, and protection. All three are optimized in such a way that the weight is also maintained. At the same time, you're getting all the parameters also. असल में भारत के पास 3 प्रमुख टैंक हैं, T-72, T-90 और अर्जुन टैंक। इन तीनों के बाद जोरावर बिल्कुल अलग कैटेगरी का बहुत हल्का टैंक कहा जाएगा। 25 टन वजन होने की वजह से ऐसे 3 टैंक एक साथ C-17 ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट किए जा सकते हैं, जबकि IL-76 ट्रांसपोर्ट ऐसे 2 टैंक लेकर उड़ पाएगा। इससे पहले ये दोनों विमान ऐसे सिर्फ 1 टैंक ही लेकर उड़ पाते थे, लेकिन जोरावर हल्का है और इसे तेजी से ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। लद्दाख में इस वक्त भारतीय फौज बेहद चौकन्नी है और उसकी तैनाती ने चीन को भी परेशान कर दिया है। 2020 में पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर चीन के टैंकों के सामने जब भारतीय T-72 और T-90 टैंकों ने मोर्चा संभाला था, तब चीन को समझ में आ गया था कि लद्दाख की जमीन पर टैंक वाला युद्ध हुआ तो वो हार जाएगा। इसके बाद चीन ने अपने नए टैंक ZTQ टाइप 15 को तैनात करना शुरू कर दिया। अब लद्दाख से लेकर डोकलाम तक उसके टैंक LAC की दूसरी तरफ बड़ी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं और अब जोरावर के आने से साबित हो गया है कि चीन के हल्के टैंक को टक्कर देने के लिए भारत के पास भी मजबूत फौलादी ताकत है। जोरावर टैंक में जितने भी सिस्टम लगे हैं, उनमें यह खास ध्यान रखा गया है कि माइनस तापमान में भी वो ठीक से काम करें। साथ में फायरिंग रेंज भी ऐसी हो कि ताकि दूर बैठे दुश्मन को ये आराम से खत्म कर सके। खास बात यह भी है कि इस लाइट टैंक जोरावर को 2 सालों में, यानी बहुत ही कम वक्त में तैयार किया गया है। अभी हाल में पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डे इलाके में भारत के टैंक क्रू के साथ बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें अभ्यास के दौरान सेना का T-72 टैंक रात में नदी पार कर रहा था। तभी श्योक नदी में अचानक जल स्तर बढ़ गया, पानी में टैंक फंस गया और इसकी वजह से JCO समेत 5 जवानों की मौत हो गई। इसीलिए सेना को जल्द से जल्द हल्के टैंक की जरूरत थी और पानी में ऑपरेट करने वाली खूबियों की वजह से ज्यादा बेहतर विकल्प साबित होगा। ये टैंक 5 मीटर की गहराई वाली नदियों से होकर गुजर सकता है। अगर पानी में इंजन बंद भी होता है तो वो 6 सेकंड में ही रीस्टार्ट हो जाता है। इस टैंक में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल यानी NBC सुरक्षा प्रणाली है, यानी ये टैंक फुल प्रूफ है। यूक्रेन के 300 टुकड़े और वो भी इसी जुलाई में, क्योंकि पुतिन जमीन पर तो यूक्रेन को राख कर ही रहे हैं। यूक्रेन की मदद करने वाले संगठनों में भी अब फूट डालना उन्होंने शुरू कर दिया है। हंगरी, जो कि नेटो का सदस्य देश है,
उसके प्रधानमंत्री जब मॉस्को पहुंचे तो पुतिन से उनकी बातचीत हुई तो यूरोपियन यूनियन को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इसका खुल्लम खुल्ला विरोध करना शुरू किया। डोनेट्स्क हमले में 11 की मौत, 43 घायल। खेरसोन हमले में 3 की मौत। ओडेसा इस्कंदर मिसाइल का हमला। सुमी हमले के कारण ब्लैकआउट। यूक्रेन में कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां मौत नहीं मंडरा रही। पूरा देश खौफ के साए में जी रहा है। कब, कहां, कौन सा हथियार उनके प्राण छीन ले, ना तो सुप्रीम कमांडर जेलेंस्की को पता है, ना ही बाशिंदे को। यूक्रेन इस वक्त पुतिन के बमों के हमलों से दहशत से भर गया है। पुतिन की फौज हर दूसरे मिनट यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है। सेना के शिविर हों या आम आदमी के घर, मिसाइलें दोनों के बीच कोई फर्क नहीं कर रही। युद्ध मैदान में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं और शहरों में आम आदमी। यूक्रेन में शहर दर शहर रात भर सायरन का शोर गूंज रहा है। सुरक्षा एजेंसियां एक जगह अलर्ट जारी करती हैं तो पुतिन की सेना दूसरी जगह हमला कर देती है। सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने मुसीबत है कि देश की रक्षा कहां कहां करे। पूरा देश ही पुतिन के क्रोध से खौल रहा है। इस बीच यूक्रेन ने कहा कि उसके वायु रक्षा सिस्टम ने रूस द्वारा लॉन्च किए गए सभी 13 ड्रोन को नष्ट कर दिया। वायुसेना ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में कहा कि रूस ने 2 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हथियारों का क्या हुआ। दूसरी ओर रूसी रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए एजेंसियों ने दावा किया कि इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के 2 लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बेलगरद क्षेत्र में 7 ड्रोनों को रोका गया, जहां लगभग रोजाना यूक्रेनी हमले होते रहते हैं। मतलब सिर्फ रूस की ओर से ही यूक्रेन के खिलाफ भयावह हमले नहीं हो रहे हैं, यूक्रेन भी काउंटर अटैक कर रहा है। ये बात दीगर है कि यूक्रेन के हमले रूस के भीतर खलबली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ हमले की इंटेंसिटी है, यानी तीव्रता। जहां रूस बैलिस्टिक मिसाइलें मार रहा है, वहां यूक्रेन पुराने हथियारों या बहुत कमजोर ड्रोनों का सहारा ले रहा है। उन 30 महीनों की जंग का ताजा अपडेट बस यही है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ 24/7 हमले कर रहे हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जमीनी हालात से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है। हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान ने रूस का दौरा किया है, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। हंगरी के प्रधानमंत्री रूस के खिलाफ नाटो की जंग के विरोधी रहे हैं। इस तरह ये माना जा रहा है कि पुतिन ने नाटो में सबसे बड़ी सेंध लगाई है। हंगरी नाटो का सदस्य है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान पहली बार कोई यूरोपीय राष्ट्राध्यक्ष रूस के दौरे पर पहुंचा है। A háború lezárásához és a béke megteremtéséhez szükséges lépések számosok, magas, de a dialógus és a párbeszéd helyreállítása tekintetében az első fontos lépést ma sikerült megtenni, és folytatni fogom ezt a munkát. Hölgyeim és uraim, az elmúlt 2,5 év során fogytak és mára alig maradtak olyanok, akik mindenkivel, minden háborúzó féllel tudnak beszélni.
प्रधानमंत्री ओरबान ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने से पहले कीव जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только как наш партнер давний, но и как председательствующий в Европейском Совете. Будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двухсторонних отношений в этой непростой ситуации. Ну и, конечно, поговорить о перспективах развития европейского, самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении. हंगरी के प्रधानमंत्री के रूस दौरे का यूरोपियन यूनियन भारी विरोध कर रहा है। पुतिन के साथ हंगरी के पीएम की मुलाकातें नाटो में फूट का मैसेज दे रही हैं। Hungarian Prime Minister Viktor Orban is visiting Moscow. Appeasement will not stop Putin. Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine. Now, therefore, it is clear that whatever the messaging around the trip from the Hungarians and from Prime Minister Orban, the substance of this trip is not the right one. This is about appeasement. It's not about peace. And we believe that it undermines the unity and determination that we need to show in order for this war to end. रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच नाटो ही सबसे बड़ा कांटा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दे तो हो सकता है पुतिन की तोपें आग उगलना बंद कर दें, लेकिन यूक्रेन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसे अमेरिका की मदद हासिल है। अमेरिका चाहता है कि रूस की सीमा पर यूक्रेन जैसे देश को नाटो का सदस्य बनाकर रूस पर नकेल कस दी जाए, और पुतिन जीते जी ये होने देने वाले नहीं है। लिहाजा जंग जारी है, और हंगरी जैसे देश जो नाटो का सदस्य है, अगर रूस के साथ वार्ता की पेशकश करता है, युद्ध खत्म करने की पेशकश करता है, तो नाटो का जल भुन जाना बहुत स्वाभाविक है। यहां नाटो के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। वर्तमान में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 32 सदस्य देश हैं। ये देश नाटो के जरिए राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने और आम सहमति से निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों ने किया था। तब से अब तक 20 और देश इसमें शामिल हो चुके हैं। नाटो के नियम में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी सदस्य देश पर हमला नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है। मतलब कोई देश नाटो के किसी सदस्य देश पर अटैक करता है तो उसे 32 देशों के संगठन से एक साथ टकराना होगा। जाहिर है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैनिक संगठन है, और इस वक्त ये संगठन यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन की सेना नाटो अमेरिका के हथियारों की मदद से रूस की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। हंगरी के पीएम रूस से लौट चुके हैं और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को में रहेंगे। इस यात्रा को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बेहद उत्साहित हैं। 3 साल बाद पीएम का रूस दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत कुछ बदल गया है। रूस अब भारत के क्रूड एनर्जी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। साथ ही भारत रूस का अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार बढ़ा है। पीएम मोदी की एक प्राइवेट मीटिंग होगी। इसके बाद डेलीगेशन स्तर पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए राष्ट्रपति पुतिन लंच का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रदर्शनी केंद्र का दौरा भी करेंगे और मॉस्को में रहने वाले भारतीय समुदाय के एक ग्रुप को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। युद्ध से भारत का सीधा सरोकार नहीं है, लेकिन युद्ध भारत के हितों को भी प्रभावित कर रहा है। लिहाजा पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि ये जंग का वक्त नहीं है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। लेकिन अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे पर है, क्योंकि 3 सालों में सिर्फ दुनिया की तस्वीर ही नहीं बदली है, भारत की ताकत में भी इजाफा हुआ है, और ये ताकत मॉस्को में भी दिखेगी।
क्या रूस ने यूक्रेन के बाद गाजा का युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है? यह सवाल नेतन्याहू को बहुत ज्यादा टेंशन देने वाला है, क्योंकि खबर है कि पुतिन ने हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करने का फैसला कर लिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान है। गाजा में भून डाला, लाल सागर में उड़ा दिया। नौ महीने बाद भी गाजा में इजरायल जंग को क्यों नहीं जीत पा रहा है? क्या इसके पीछे रूस और ईरान का हाथ है? रिपोर्ट्स में क्यों दावा किया जा रहा है कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को रूस से जबरदस्त सैन्य मदद मिल रही है? आखिर 9 महीने के अंदर ही गाजा पट्टी में चल रहा युद्ध लाल सागर तक कैसे पहुंच गया है? क्या इसके पीछे ईरान ही मास्टरमाइंड है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साथ नाटो के वॉर एक्सपर्ट्स ने साफ साफ इजरायल को चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द ही गाजा युद्ध नहीं रोका तो फिर इजरायल के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गाजा युद्ध के चक्कर में हूथी के समुद्री हमले इजरायल और नाटो देशों के लिए नासूर बन चुके हैं। हम आपको हूथी के हमलों से जुड़ा वो वीडियो दिखा रहे हैं। जब लाल सागर में हूथी के लड़ाकों ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल से इजरायल का साथ देने वाले ग्रीस के जहाज पर हमला किया था। यह वीडियो 19 जून को हूथी के लड़ाकों ने जारी किया था, जिसमें ग्रीस के जहाज पर हूथी ने जबरदस्त एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमले किए। दावा किया जा रहा है कि जबरदस्त 2 धमाकों में विशालकाय जहाज कुछ ही मिनट में लाल सागर में डूब गया। हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर गाजा से लेकर लाल सागर तक चल क्या रहा है और हूथी को खतरनाक मिसाइलें कौन दे रहा है। रिपोर्ट्स का दावा है कि हूथी के लड़ाकों को रूस की तरफ से P-800 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें मिल गई हैं, जो बेहद बड़े लड़ाकू समुद्री जहाजों के साथ साथ हथियार और तेल सप्लाई करने वाले जहाजों को उड़ा रहे हैं। आप हूथी के घातक हमलों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाल सागर में इस वक्त हूथी की जबरदस्त दहशत है। हूथी के लड़ाके चुन चुन कर इजरायल और अमेरिका के समुद्री जहाजों पर हमले कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हूथी ईरान के इशारे पर हमले कर रहा है और ईरान को P-800 एंटी शिप क्रूज मिसाइल रूस से मिली है और ईरान ने ये मिसाइलें हूथी तक पहुंचा दी हैं, जिससे वो हमले कर रहा है। हूथी का साफ कहना है कि अगर गाजा युद्ध में मरते फिलिस्तीनियों की मौतों का सिलसिला नहीं रुका तो हमले और भी तेज होंगे। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة MSC سارافي الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. हूथी गाजा युद्ध का बदला लेने पर उतारू है। इधर गाजा में हमास को बेशक इजरायली सेना ने रौंद डाला है, लेकिन इस वक्त दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना पर बेहद तीखे हमले हो रहे हैं। 2 हफ्ते पहले ही रफा में हमास के लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से इजरायल के सबसे मजबूत बख्तरबंद को उड़ा दिया था, जिसमें 8 इजरायली सैनिकों समेत एक इजरायली कमांडर भी मारा गया था। गाजा लगभग 90% तक तबाह हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इजरायल वहां हमले तेज करता जा रहा है। सबसे ताजा खबर तो यही है कि रफा शहर के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनुस में जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। हमलों के बाद इजरायल ने लोगों से खान यूनुस छोड़ने को भी कहा है। बताया जा रहा है कि खान यूनुस में रह रहे लोगों को ऑडियो संदेश भेजे गए हैं, जिनमें कहा गया है कि जो फिलिस्तीनी खान यूनुस में मौजूद हैं, वो तुरंत खान यूनुस खाली कर दें।
1 जुलाई 2024 को ही इजरायली सेना ने खान यूनुस पर लगभग 20 रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था। इजरायली हमले में खान यूनुस का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका है। अब इजरायली सेना ने खान यूनुस के पूर्वी हिस्से और गाजा पट्टी के दक्षिण पूर्व को खाली करने को कहा है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों से कहा है कि वो खान यूनुस से निकल जाएं, मुआसी की तरफ भागे, वही अब सेफ जोन है। दावा किया जा रहा है कि खान यूनुस में दोबारा से हमास के लड़ाके जमा हो गए हैं और भयानक हमले कर रहे हैं, इसीलिए खान यूनुस तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया है। فجأة لما شفنا إلا غير هالصواريخ بتنضرب وإطلاق النار تطلع وجرحى وشهداء من فج وميل، ما أنتش عارف هذا شهيد ولا جريح. وفجأة يعني لا في تحذير. تحذير مين يا زلمة؟ تحكي لنا على التحذير، التحذير هذا كلمة فاضية. هينا عندنا أنا في السجاعية ساكن، هي قاعدة السجاعية تنضرب بدون تحذير. بنتواصل مع أخوتنا وأولادنا هنا قاعدة السجاعية بننضرب من غير تحذير. यही वजह है कि गाजा युद्ध में 38,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इधर गाजा युद्ध के खिलाफ ईरान मास्टरमाइंड बनकर उभरा है, जिन्हें हिजबुल्लाह से 1200 से ज्यादा हमले उत्तरी इजराइल पर करवाए हैं, जबकि हमास के जरिए 300 से ज्यादा सैनिकों को गाजा में मरवा दिया है। रफा क्रॉसिंग बॉर्डर से हमास को हथियार सप्लाई कराए हैं और अब तो हूथी के जरिए इजरायल को हथियार सप्लाई करने वाले जहाजों पर सीधा हमला हूथी के लड़ाके कर रहे हैं, जिससे हथियार हिजबुल्लाह और ईरान से मिल रहे हैं। अगर इसी तरह से इजरायल के हथियारों से भरे जहाजों पर हूथी के हमले होते रहे तो यकीन मानिए कि इजरायल को गाजा से लेकर लाल सागर तक जंग बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने जा रही है। जरा इस एनिमेशन से समझिए। 9 महीने से चल रही जंग गाजा पट्टी से लेकर लाल सागर तक पहुंच चुकी है। रूस और ईरान इस खूनी जंग के खूंखार खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। गाजा में जहां हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर रॉकेट और एंटी टैंक माइन से हमले कर रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर रॉकेटों से भयानक हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट पूरे इलाके में जबरदस्त हमले कर रहे हैं। खास तौर से उत्तरी इजरायल के शहरों में हिजबुल्लाह का भयानक खौफ फैल गया है। गाजा से लाल सागर तक फैले युद्ध में इजरायल के साथ साथ अमेरिका और नेटो देश भी टारगेट पर आ चुके हैं और यही वजह है कि गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता जा रहा है। हमास, हूथी के अलावा अब तो हिजबुल्लाह चीफ भी सीधे हमले की धमकी दे रहे हैं। حصلنا على أسلحة جديدة طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخد أوعى بتبين जो इजरायल दावा कर रहा था कि महज 60 दिन में हमास का सफाया कर देगा, वो इजरायल 9 महीने बाद भी अमेरिका और पश्चिमी देशों से जंग के लिए हथियार मांग रहा है। जो इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 कमांडरों को मारने का दावा कर रहा था, वो इजरायल अब लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान से होने वाले संयुक्त हमले को लेकर घबराया हुआ है। जो इजरायल यमन, सीरिया और हूथी लड़ाकों को अनाड़ी लड़ाके समझ रहा था, वही लड़ाके आज लाल सागर में इजरायल और अमेरिका को धुआं धुआं किए हुए हैं। जरा इसे एनिमेशन से समझिए। रूस ने हमास, हूथी, हिजबुल्लाह और ईरान को इस तरह से हथियार सप्लाई किए हैं कि अब लाल सागर में गाजा युद्ध हो रहा है। यहाँ पर ईरान एक ऐसा मास्टरमाइंड साबित हो रहा है जो हूथी, हिजबुल्लाह के जरिए इजरायल पर हमले करवा रहा है। इजरायल के जहाज और अमेरिका के जहाजों को खास तौर से टारगेट किया गया है। रूस और ईरान जानते हैं कि युद्ध जितना लंबा खींचेगा, इजरायल उतना ही कमजोर होता जाएगा। अब रूस और ईरान मिलकर इजरायल को इतना थका देना चाहते हैं ताकि जब हमास और हिजबुल्लाह एक साथ बड़ा हमला इजरायल पर करें तो इजरायल को बचने का मौका ना मिले। القوات المسلحة اليمنية أن تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية، ويتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة.
इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखिरी बटालियन कब खत्म होगी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अपने जनरलों से यही पहला सवाल करते हैं कि गाजा युद्ध हम कब जीतेंगे। और हिजबुल्लाह के हमलों को कैसे रोकेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजरायल के टॉप कमांडरों ने गाजा और लेबनान पर जितने भी बड़े जंगी दावे किए हों, वो सबके सब हवा हवाई निकले हैं। हकीकत में इजरायली सेना के पास घातक हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि अब इजरायल को लगने लगा है कि मध्य पूर्व देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन इजरायल पर हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल कैट्ज ने अब कयामत युद्ध की धमकी दी है। इजरायल के विदेश मंत्री की यह धमकी खास तौर से ईरान और लेबनान को लेकर है। इजरायल कैट्ज ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। जो शासन विनाश की धमकी देता हो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इजरायल कैट्ज ने यह भी लिखा कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लेबनान से इजरायल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता है तो इजरायल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। वक़्फ़ अन्नार फी जबहत लुबनान, वक़्फ़ अन्नार फी जबहत यमन, वक़्फ़ अन्नार फी जबहत अल-इराक़ सबीलुहा वहीदुन अवहदुन ला आखिर लहू। कुल मिलाकर गाजा युद्ध अब लाल सागर के भंवर में ऐसा फंस गया है कि जहां या तो इजरायल को पूर्ण विनाश वाला युद्ध करना पड़ेगा या फिर गाजा युद्ध को खत्म करना पड़ेगा। इजराइल अब एक साथ दो मोर्चों पर घिर गया। हालात ये हो गए कि लेबनान की तरफ से इजराइल पर हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट की बरसात कर दी। उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में आग से अब नेतन्याहू परेशान हैं। लेबनान अपने एक एक कमांडर की मौत का बदला ले रहा है। मार डाला टॉप कमांडर, 200 रॉकेट से हिजबुल्लाह का बदला। लगता है इजरायल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया कर देगा। नौ महीने की जंग में पीएम नेतन्याहू को अपने कमांडरों से जो जंग की रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक इजरायल को कम से कम इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ जंग अगले कुछ महीनों तक करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस वक्त इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन का सफाया करने में जुटी है। तो वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और टॉप कमांडरों को मारने में लगी हुई है। इजरायली सेना पर अंधाधुंध कत्यूशा रॉकेट से हमले करने में जुटा है। पहले आप ये जानिए कि इजरायल ने 18 घंटे पहले दक्षिणी लेबनान में कहां हमला किया है और इस हमले में हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर मारा गया है। दावों के मुताबिक सटीक और खुफिया सूचना के आधार पर पश्चिमी और मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के होश इलाके के टायर में हमला किया है। दावों के मुताबिक सटीक और खुफिया सूचना के आधार पर इजरायली सेना ने अपने ड्रोन में लगी मिसाइलों से सटीक हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मौके पर ही मारा गया है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के अड्डे पर टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मीटिंग कर रहा था। ठीक उसी वक्त इजरायल के ड्रोन ने उन पर सीधा मिसाइल हमला किया है, जिसमें वो मारे गए हैं। अभी तक ये नहीं पता चला है कि टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर के और कौन कौन से लोग मारे गए हैं। הקים את חיזבאללה כל יום,
מכות קשות מאוד. ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנידרש בלבנון, או להגיע להסדרה מעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו, हिजबुल्ला एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है। ईरान ही इस संगठन को हथियार देता है। गाजा में भी हिजबुल्ला ने हमास के समर्थन में कई बार इजरायल की तरफ से वार किए हैं। हिजबुल्ला की ताकत हमास से ज्यादा है। ऐसे में अगर लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे इजरायल के लिए एक नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। हिजबुल्ला पहले ही इजरायल के सबसे मजबूत सिस्टम को तबाह करके दिखा चुका है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हिजबुल्ला के टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की मौत के बाद हिजबुल्ला इजरायल से कैसे और कहां बदला ले रहा है। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक उसने इजरायल से बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने अपने कमांडर की मौत के बाद सीधा हमला करने के आदेश दिए हैं। लगभग 10 घंटे पहले हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल पर 200 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला के कत्यूशा रॉकेट लंबी दूरी तक इजरायल के अंदर मार कर रहे हैं। उत्तरी इजरायल में जहां भी इजरायली सेना के अड्डे थे, वहां सभी जगह पर हिजबुल्ला ने कत्यूशा रॉकेट से हमले किए हैं। بالحرب لا يغير موقفنا. نحن من البداية قلنا أننا نساند غزة، وعادة إذا حصل حرب في أي مكان في العالم المفروض أن المعالجة تكون بانتهاء الحرب. मार डाला टॉप कमांडर, 200 रॉकेट से हिजबुल्ला का बदला। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस हिजबुल्ला कमांडर की मौत का बदला इजरायल से लिया जा रहा है, वो हिजबुल्ला कमांडर कितना खूंखार था। हिजबुल्ला के टॉप 3 कमांडरों में से एक था कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर। मोहम्मद निमाह नासिर को हज अबू नामी के नाम से भी जाना जाता था। कमांडर मोहम्मद निमाह ने ही इजरायल पर 100 कत्यूशा रॉकेट से हमले किए थे। हिजबुल्ला के दक्षिण पश्चिम लेबनान से एंटी टैंक और रॉकेट फायर का प्रभारी भी कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर ही था। खुद सूत्रों का दावा है कि कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की हैसियत और रुतबा हिजबुल्ला के सबसे टॉप कमांडर तालेब अब्दुल्ला के समान थी। ये उन्हीं की रैंक के बराबर का हिजबुल्ला अधिकारी था। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا। इस वक्त मिडिल ईस्ट में इजरायली सेना को 2 मोर्चों पर जंग करनी पड़ रही है। हमास और हिजबुल्ला से लड़ना इजरायली सेना की मजबूरी बनती जा रही है। इस वक्त इजरायल पर हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके भूखे शेरों की तरह टूट पड़े हैं। जहां हमास के लड़ाके रफा, खान यूनुस में इजरायली मरकाबा टैंक और नाहल ब्रिगेड पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्ला के लड़ाके लेबनान से उत्तरी इजरायल पर अंधाधुंध रॉकेट हमले कर रहे हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने 550 से ज्यादा बड़े रॉकेटों से हमले अब तक किए हैं। हिजबुल्ला का दावा है कि कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमला किया गया है। हिजबुल्ला ने इजरायल पर 3 जुलाई को 200 रॉकेट दागे, 12 जून को भी 200 रॉकेट दागे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला ने 13 जून को इजरायल पर 150 से ज्यादा बड़े आकार के रॉकेट और 30 ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके रॉकेट और ड्रोन ने इजरायली सेना के 27 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे इजरायल को भारी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर पिछले 22 दिनों में हिजबुल्ला उत्तरी इजरायल पर अब तक 550 रॉकेट हमले कर चुका है। عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. وبلا قواعد وبلا أسقف.
हमास और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर 7400 से ज्यादा हमले कर चुके हैं, जिसमें से 6100 से ज्यादा हमले अकेले इजरायल ने लेबनान पर किए हैं, जबकि 1200 से ज्यादा हमले हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किए हैं। अगर आज भी हमास इजरायली सेना पर हमला कर पा रहा है तो इसके पीछे लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों की वो ताकत है जिसने इजरायल की नाक में दम कर दिया है और हमास की हिम्मत को टूटने नहीं दिया है। यही वजह है कि इजरायल को एक साथ 2 मोर्चों पर जंग करने में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट यानी ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और लेबनान एक दूसरे पर 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 21 जून 2024 तक 7400 हमले कर चुके हैं। कुल 7400 हमलों में से 83% अकेले इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह और उनके समर्थकों पर किए हैं। यानी इजरायल की IDF ने लेबनान में कुल 6142 हमले किए हैं। लेबनान पर इजरायल के 6142 हमलों की वजह से लेबनान में कुल 543 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर कुल 1258 हमले किए हैं। इजरायल पर हुए हिजबुल्लाह के 1258 हमलों में इजरायल के कुल 21 लोग मारे गए हैं। अगर लेबनान और इजरायल दोनों के हमलों में मारे गए कुल आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या 564 तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह की तुलना में इजरायल लेबनान पर 4 गुना हमले कर चुका है। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर का मारा जाना और गाजा के साथ साथ लेबनान पर इजरायली हमलों से साबित हो रहा है कि ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक देगा। आश्रम का मिडनाइट कांड आया सामने। हाथरस कांड में एक ऐसी बात पता चली है कि जांच करने वालों के भी होश उड़ गए हैं। जांच आयोग को भगदड़ कांड के कई वीडियो मिले हैं। भगदड़ के पीछे एक खतरनाक छिड़काव की बात भी सामने आई है। आश्रम से सुबह से लेकर आधी रात तक बाबा क्या करता था, उसके राजदार ने बहुत अंदर की बात उगल दी है। आज बाबा का सबसे बड़ा राज खुलेगा। हमने कभी कुछ देखा हो ना, हम लोग सागर बिस्तरों के भोलेनाथ हैं, बजरंग बली, हम काम कुछ है ही नहीं। आज बाबा का सेंसर बोर्ड बेनकाब होगा। बाबा घर ना आडंबर है, जहाँ का सब कुछ आडंबर में चल रहा है। आज होगा बाबा की मातेश्वरी पर भूचाल लाने वाला पर्दाफाश। लोग कहते हैं माताश्री का जानती हो तो बताएं हमें अभी। आज बाबा सूरजपाल जाटव की कटियाबाजी की कहानी सुनिए। कोई औलाद नहीं दी, हम जानते हैं ना बच्चा अब तक हुआ ना हुआ। आज जानिए पाखंडी बाबा के नहाए दूध से क्यों बनती थी खीर। आज पता चलेगा बाबा सूरजपाल ने 2 दिन तक क्यों रखी सड़ी लाश। बाबा सूरजपाल जाटव शातिर दिमाग है। बाबा हर कदम फूक फूक कर रखता है। बाबा नपा तुला बोलता है। बाबा दाहिने हाथ से क्या करना है ये उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता। बाबा ने अपनी एक ऐसी दुनिया बना रखी है जहां का बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ वो है। मतलब ये कि आंखों पर रंगीन गॉगल चढ़ाकर बाबा सबको देखता है, लेकिन वो क्या करता है इसकी भनक किसी को ना लगे, इसका पूरा इंतजाम वो पहले से ही कर लेता है।
मगर बाबा की पर्देदारी, उसके पहरेदारों की निगरानी कुछ भी अब उसके काम नहीं आ रही है। बाबा की पोल खुलती जा रही है, इस कदर खुलती जा रही है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। बाबा के नए कांड की दंग कर देने वाली कथा शुरू करें उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये बाबा के आश्रम की इनसाइड सत्संग की तस्वीर बताई जाती है, जहां बाबा अपने असल अवतार में है। यहाँ बाबा के आसपास सिर्फ महिलाएं हैं। बाबा झूले पर विराजमान है। बाबा की वेशभूषा और रंगीन चश्मा भी बरकरार है। बाबा को पाखंडी मानने वाले लोगों का दावा है कि इसी तरह झूले पर बैठकर महिला भक्तों पर वो डोरे डालता था। बाबा के लेडीज स्पेशल सत्संग में किसी भी पुरुष भक्त की एंट्री की मनाही थी। ऐसे सत्संग की एक भी तस्वीर पब्लिक डोमेन में ना जाए, इसके लिए बाबा ने बाकायदा सेंसर बोर्ड बना रखा था। इस सेंसर बोर्ड की डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी ये जानिए कि ढोंगी बाबा की कुछ महिला भक्तों ने ही उसके राज से पर्दा उठाया है। महिला भक्तों ने बाबा के महिमा मंडन करने के लिए ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हाथरस हादसे के बाद ऐसी तस्वीरों पर सबकी नजर पड़ रही है। बाबा के ढोंग पर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक सूरजपाल जाटव ने सिर्फ भगवानों के नाम ही नहीं रखे, बल्कि ये स्वांग रचाने के लिए कभी विष्णु अवतार धरता था, कभी बाबा खुद को भगवान भोलेनाथ बताता था, कभी इस ढोंगी ने खुद को बजरंग बली कहने के लिए भक्तों को मजबूर किया, कभी सूरजपाल जाटव कृष्ण का रूप धरकर जबरन महिला भक्तों संग रास रचाता था। लेकिन उसके इस ढोंग की तस्वीरें कभी रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। बाबा का सेंसर बोर्ड इस ढोंग की तस्वीरें और वीडियो को फौरन अपने कब्जे में ले लेता। मगर बाबा भगदड़ कांड के बाद से कुख्यात हो गया। बाबा की एक एक तस्वीर की स्कैनिंग शुरू हो गई, जिससे बाबा का पाखंड तार तार हो रहा है। बाबा के पूर्व सेवादार, उसके बिदके हुए भक्त और बाबा के पाखंड से पीड़ित लोग जो कहानियां सुना रहे हैं, उससे तो ये बाबा बहुत बड़ा बंडलबाज साबित होता दिख रहा है। लेकिन बाबा के साथ जिन्होंने लंबा वक्त गुजारा है, जिन्होंने उसे पुलिस की नौकरी से लेकर बाबा बनने तक जाना है, अगर वो कुछ बात कहते हैं तो उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए मिलते हैं बाबा के उस राजदार से, सुनते हैं वो बातें जो बाबा की पोल खोलने के लिए बेहद जरूरी है। ये है नाजर सिंह। बाबा सूरजपाल जाटव से लंबे वक्त तक इनकी जमती थी, मगर अब नाजर सिंह बाबा के जिक्र पर फट पड़ते हैं। सूरजपाल जाटव के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ नाजर सिंह उसका नाम सुनकर ऐसे भड़के कि भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगे। तो उस टाइम कुछ नहीं तो बाबा जी, अच्छा बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। नाजर सिंह का गुस्सा जब शांत हुआ तो न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर दीपक बिष्ट ने उनसे बाबा की हर जानकारी जुटानी शुरू की। तफसील से आप बाबा के सबसे बड़े राजदार से जानिए कि कैसे सूरजपाल जाटव के चमत्कार के सारे दावे हवा हवाई होते जा रहे हैं। किसी का ये पेन हो जाएगा या पर्स गिर पड़े तो पर्स उनको उन्हीं गाय को मिलेगा। भाई तुम्हारा पर्स हूँ मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो ये पर्स गिर गया किसी का अपना भाई लोग, तो जिसका पर्स था पर्स ले आता था, वहाँ क्या था सब बाबा का पर्स मिल गया, बाबा उनको दे दिया, उनको कहाँ दे दिया पर्स, हमें तो मिल जाए सब हम सर उठाना, 3 दिन घरे उन्हें सब तुरवाए हम, बस पर्स मिल जाए तो। अच्छा, मतलब पर्स भी गिरता था तो उन्हीं का पर्स होता था, उन्हीं के लोग उन्हीं का पर्स था, उन्हीं मिल जाता था। बाबा मनगढ़ंत चमत्कारी कहानियां गढ़ता था। उसके सेवादार और पिंक पल्टन इन्हीं किस्सों को सुनाकर भोले भाले भक्तों को फंसाते थे, जबकि ये बाबा खुद अपने माँ पिता का कोई सम्मान नहीं करता था। सूरजपाल जाटव ने कभी अपने माँ पिता के पैर नहीं छुए। सूरजपाल जाटव अपने पिता के निधन के बाद घर तक नहीं गया था। मैंने यहाँ देखा तो मतलब क्या देखा कि बाबा जो है सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुपाए। माँ ने पैर छूने की कि नहीं, क्यों छुए माँ ने? माँ का हक है, माँ तो माँ होती है। नाजर सिंह बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही सूरजपाल जाटव खुद को भोले शंकर बताने लगा था। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान सूरजपाल सभी बच्चों से उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। हाँ, पढ़े साथ पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तो पढ़े कक्षा 6 में। अच्छा, कहाँ पर पढ़ा? गन्नौर वाला, गन्नौर वाले में। गन्नौर इंटर कॉलेज है। अच्छा, और डिग्री कॉलेज भी वहाँ पर। स्कूल टाइम में बाबा का क्या? तब स्कूल टाइम में कुछ नहीं तो बाबा जी। अच्छा, बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। अच्छा, जैसा किसान होता तैसे थे।
चमत्कार वगैरह कुछ नहीं था? कुछ नहीं था इनके पास। चमत्कार चलेगा, चिड़िया भी तक नहीं उनके पास थी कोई। चमत्कार तो बहुत बड़ी चीज होती है। छठी क्लास में था? हाँ, तो क्या होता है छठी क्लास हम भी थे ना जी, पहले पढ़ते थे हम, छठे में बाद में गए थे हम। 1966 में 1966 में गया था छठे में जी, हमसे पहले थे 2-3 क्लास पहले के। ये थी वहाँ पर। तो फिर स्कूल कितने तक पढ़ा उन्होंने? उन्होंने इंटर किया है, अंदाज है जी। इंटर करके भर्ती होते ही तब तो हाई स्कूल पहुँच जाते भर्ती। पढ़ाई के बाद सूरजपाल ने यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली। जब उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई तो नाजर सिंह भी वहीं तैनात थे। दोनों का रोज का मिलना जुलना था। 10 साल तक नाजर सिंह और सूरजपाल का वास्ता रहा। आगरा के शाहगंज थाने में रहने के दिनों को याद करके नाजर सिंह सूरजपाल की सनसनीखेज हकीकत सुनाते हैं। वहीं से उन्होंने रिजार्ट दे दी कि मैं तो साकार बिस्तरी हो गया हूँ। ऐसा कहा गया था? एक कहा, खुद कहते थे, हम सुनते थे ना, रहते थे तो हमें तो उन्हें कभी कुछ दिखा हो ना। हम तो साकार बिस्तरी के भोलेनाथ हैं कि बजरंग बली, हम काम में कुछ है ही नहीं। सब बात बता रहा हूँ मैं उनको, जो अच्छा समझ दे दी। फिर जहाँ आता था मैं तो यहाँ भी पूछताछ करता था लोगों से क्या हो रहा है, देखो जो बताए थे ये सब्जी में औरतें कहते लोनियाँ नाचती थी यहाँ पे। साहब कह रहा हूँ, जो बाबा कह रहा है कर ले। लोनियाँ नाचती थी, लोनियाँ की सेवा करती, लोनियाँ की बार फार काटती थी। यहीं की बात कर रहा हूँ, जैसे अंदर गए वो ताम है। बाबागिरी पूरी तरह चमकाने के लिए सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से इस्तीफा देकर बाबा एक धुन भक्तों को बेचने लगा था। आप इतना बड़ा आश्रम आपके घर के पास में है, आप इतने सालों से उनके साथ नौकरी भी करे हुए हैं, पढ़े भी हैं, तो आप जाते हैं वहां पर चमत्कार? आज तक मैं तभी गया था जब सुना था, तभी रोनियों फोनियों नाचो करती तो गीत सुनो करते, जब अच्छी धुन बजी तो देखे हम वो धुन सुनने जा करते हम वहाँ पे पढ़ते थे हम। जाते थे आप? धुन सुनने के लिए जब पढ़ते थे? हाँ तब पढ़ नहीं हाँ ना, तब नौकरी करता था ना। हाँ। तब धुन सुनी हम, धुन तो बहुत अच्छी बज रही, क्या बात, कहाँ के कलाकार यहाँ में आए हैं। अच्छा। कलाकार को भी लोनी आती भाई वहीं की। 5 दिन बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है और उससे पहले अब गृह पूजा की तैयारी हो रही है। ये विशेष पूजा 8 जुलाई को होगी। पूजा के साथ साथ और क्या क्या होने वाला है, शादी में और क्या खास होगा, हर रस्म की पूरी तैयारी की गई है। इसे लेकर एंटीलिया में इस वक्त रौनक छाई हुई है। जैसे जैसे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तारीख करीब आ रही है, एंटीलिया में रौनक बढ़ती जा रही है। संगीत से लेकर शादी से पहले तमाम रस्मों को बहुत खास तरीके से किया जा रहा है। आखिर शादी ही इतनी खास है। 12 जुलाई को अनंत और राधिका उस बंधन में बंध जाएंगे जिसमें 7 जन्मों का नाता कहा जाता है। लेकिन उससे पहले देश की इस सबसे खास शादी के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि ये मौका ही इतना भव्य होगा। अभी 8 जुलाई को गृह पूजा होगी, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल रहेंगे। 10 जुलाई को शिव पूजा होगी, जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई है। 10 जुलाई को रात में ही यंगस्टर्स नाइट होगी, जिसमें कई लोग शामिल होंगे। 12 जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र और खुशियों के बंधन में बंध जाएंगे। इससे पहले अनंत और राधिका की शादी के लिए संगीत सेरेमनी हो चुकी है। यह मौका तो इतना खास रहा जब देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। संगीत में समा बांधा इस पेशकश ने परिवार में नई खुशियों को मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मंच पर पूरे अंबानी परिवार ने एक साथ परफॉर्म किया। इससे पहले मुसालू सेरेमनी हो चुकी है। इस रस्म को मामेरू के नाम से भी जाना जाता है, यानी मामा या मामा के घर से होने वाली रस्में।
पूरी दुनिया की नजर इस जोड़ी पर है। इनकी मुस्कान से जाहिर होती इस रिश्ते की केमिस्ट्री पर है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का विवाह एक बहुत ही खास मौका है। शादी 12 जुलाई को होगी, लेकिन जश्न आगे भी जारी रहेगा। हर फंक्शन के लिए अलग मेन्यू रखा गया है। शादी काफी ग्रैंड होने वाली है, जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है। 12 जुलाई को शादी है, जब अनंत और राधिका 7 फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। यह कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हर तरफ छाई हुई हैं। बहुत सी रस्म अब भी बाकी हैं, बहुत से कार्यक्रम होने हैं। इस शादी को लेकर परिवार में इस वक्त खुशी छाई हुई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अनंत और राधिका का पूरा परिवार तरह तरह की रस्मों को निभा रहा है। आखिर इन खुशियों के मायने ही अलग है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया से मेहमान इस मौके के गवाह बन रहे हैं। इसलिए खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं।